बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सर्कल थ्योरम और वी कैन से एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओ लेवल के सिलेबस में, और इसमें हमने सर्कल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉपर्टीज़ मैं अभी आपको बता भी देता हूँ जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स में लिखी हुई हैं। आफ्टर दैट विल डिस्कस पास पेपर क्वेश्चन इंशाल्लाह। इसके बाद आपको सर्कल प्रॉपर्टीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वी हैव टू equal we have to discuss about equal chords are equidistant from center of circle। देखें, अगर आपके पास कॉर्ड इक्वल है तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी एक जैसा होगा। मैं ये प्रॉपर्टी बताऊंगा, इन सब की डिटेल फिर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इसका रीड करके बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पासिस थ्रू सेंटर। आफ्टर दैट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। दो टेंजेंट अगर एक ही पॉइंट से आ रहे हैं सर्कल पे, वो दोनों लेंथ में इक्वल होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, यानी डायमीटर जो होता है, सेमी सर्कल डायमीटर बनाता है ना, तो डायमीटर विल मेक 90 डिग्री एंगल। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट के ऊपर हमेशा। और एंगल एट सेंटर ऑफ सर्कल ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है। ऑपोजिट सेगमेंट में जो बनता है एंगल सर्कमफ्रेंस पे, सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ दैट। तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल और एंगल ऑपोजिट टू द सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये कुछ चंद प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके और ये प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको इनकी जल्दी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली प्रॉपर्टी की कि सेंटर, जो सेंटर से पर आप कोई परपेंडिकुलर लाइन आएगी कॉर्ड के ऊपर। तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि आपको सर्कल प्रॉपर्टी, सर्कल के सारे पार्ट्स बताता हूँ। कुछ बच्चों को सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स जो है ना वो याद नहीं रहते। मैं इसको ना आपको सारी चीज़ें अलग अलग जो है ना इसमें सर्कल में क्या कुछ होता है वो मैं बता दूँ पहले, और उसके बाद हम बात करते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों का यूज़ होगा इसमें। तो सबसे पहले आप बात करें इसके बारे में, कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या होता है? अलाइंड विद जॉइंट टू पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस। दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस के आपस में मिलाए तो उसको कॉर्ड कहते हैं। ये जो आपका ए बी है ये एक कॉर्ड है, ठीक है जी। कॉर्ड मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है, कॉर्ड, ठीक है जी। ये कॉर्ड है। इसके बाद आपके पास कॉर्ड जब एक बनाते हैं तो यहाँ पे एक अलग से एक आपके पास ये बन गई है आर्क, इस तरह से, ये देखें, ठीक है जी। इसको आर्क कहते हैं। आर्क अभी इस कॉर्ड के ड्रॉ करने से दो आर्क बन गई हैं। एक आर्क जो है ना माइनर आर्क है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये जो छोटे वाली आर्क है ना इसको माइनर कहते हैं, माइनर आर्क। और एक ये भी आर्क बनती है, ए बी इधर से भी आ सकता है। मैं आपको दोबारा से हाईलाइट करके बता दूं इसको कि ये ए बी, ये आर्क भी है और ए बी इस तरफ से भी आर्क बन रही है। दोनों आर्क ए बी हैं, ठीक है जी। तो एक माइनर है और एक मेजर आर्क है। दो भी जिसके बारे में बात होगी आप इसको जान जाएंगे कि किसकी कौन सी आर्क जब मेजर और माइनर है। तो ये मेजर आर्क है, ठीक है जी। इससे इसके बाद कॉर्ड के बाद एक और बात पता चलती है, जब हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास दो सेगमेंट बनते हैं। सेगमेंट जो पार्ट ऑफ सर्कल ही होते हैं, उसमें सेंटर का होना, रेडियस का होना ज़रूरी नहीं होता। एक ये देखें सेगमेंट है, इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। ये जो है ना ये आपका माइनर सेगमेंट है। और इसके बाद एक ऊपर भी सेगमेंट बन गया है आपके पास, वो मेजर सेगमेंट है ये वाला। मैं एक बार इसको सारे को हाईलाइट कर दूं। इस कॉर्ड से ऊपर जितना भी है, जब भी हम बात अपोजिट सेगमेंट की करेंगे तो इन दो सेगमेंट की बात हो रही होगी, यानी एक नीचे बनता है कॉर्ड की वजह से दो सेगमेंट बनते हैं हमेशा, या आर्क से दो सेगमेंट अलग होते हैं। अगर आर्क के एंडिंग पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन करें, ये जो कॉर्ड है इससे दो सेगमेंट बन रहे हैं। एक ऊपर बन गया ये वाला और एक ये नीचे जो मैंने पहले हाईलाइट किया था ये वाला, ठीक है जी। दो अलग अलग सेगमेंट है। तो ये आपका मेजर सेगमेंट है। मैं इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये अंदर वाला जो है ना ये क्या है, मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। और इसके बाद एक तो बात मैं शुरू में वैसे बता देनी चाहिए थी, ये सेंटर होता है सर्कल का। इसको जनरली हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ये ओ से रिप्रेजेंट जनरली करते हैं इसको, ठीक है। ये सेंटर है। इसके बाद आपके पास रेडियस आ जाएगा। रेडियस क्या होता है? सेंटर को किसी भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, वो रेडियस है। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेडियस आ गया इसका, ठीक है जी। रेडियस आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा जी सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एरिया बिटवीन टू रेडिया है।
दो रेडियस के दरमियान जो एरिया होता है, लेट एक ये रेडियस है और एक आपने ये रेड जो रेडियस मैंने पहले लगा दिया था, ये इनके दरमियान जो जगह है वो सेक्टर है। तो अब सेक्टर भी दो तरह के हैं, एरिया बिटवीन टू रेडिया है, दो तरह के आपके पास एरियाज़ आ गए हैं। ये एक तो ये एरिया आ गया, ये भी एक सेक्टर है। सेक्टर में रेडियस और सेंटर का होना ज़रूरी है। सेंटर पॉइंट से शुरू होती है लाइन, यानी दो रेडियस के दरमियान, रेडियस तो सेंटर से शुरू होता है, तो दो रेडियस के दरमियान जो जगह होती है उसको सेक्टर कहते हैं। ये आपकी माइनर सेक्टर है ये आपका, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ माइनर सेक्टर। और इसके बाद मेजर सेक्टर है, जो मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। ये वो जितना भी एरिया बच गया है ना, ये वाला सारा ये आपका मेजर सेक्टर में आएगा। ये भी एरिया बिटवीन टू रेडिया है, तो रेडियस के दरमियान एरिया है, तो ये आपका मेजर सेक्टर बन जाएगा, ठीक है जी, मेजर सेक्टर। तो ये आपके पास इसके डिफरेंट पार्ट्स आ गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है कि एक लाइन, यानी डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, और ऐसा कॉर्ड होता है जो सेंटर से पास हो, यानी सर्कमफ्रेंस के दो आपस में पॉइंट को मिलाता भी है और वो सेंटर से भी पास हो रहे, तो उसको डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर जो होता है ना, वो सर्कल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है, ये डायमीटर है, ठीक है जी। दो इक्वल हाफ यानी सेमी सर्कल दो बना देता है डायमीटर, ये डायमीटर हो गया। इसके बाद आपके पास क्या बच गया, सेंटर, सर्कल, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपके पास सिर्फ एक चीज़ रह गई है, वो टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करके जाएगी, सिर्फ टच करेगी, कट नहीं करेगी, अंदर से नहीं गुजरेगी, ठीक है जी। किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर टच करेगी, इसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। तो टेंजेंट का याद रखिएगा, टेंजेंट किसे कहते हैं कि ये टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट पे टच करके जाती है, एक्सटर्नल पॉइंट पे, इसका नाम आ जाएगा जी टेंजेंट, ठीक है जी। ये सारी आपके इस जो सर्कल प्रॉपर्टी हम बात करेंगे उसमें ये सारे पार्ट्स जो है ना, इन सब के बारे में बात होगी, कॉर्ड के बारे में होगी, माइनर आर्क, मेजर आर्क, इन सब के बारे में बात होगी, डायमीटर की भी बात होनी है। तो ये आपको पहले इन पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं, अब पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, ये देखें, नंबर 1 आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, और एक कॉर्ड है, ये सेंटर है उस सर्कल का। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इसको हम ये कह सकते हैं, सर्कल की इसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ये दोनों इक्वल आएंगे। लेट आपके पास ये ए बी एक कॉर्ड था, ठीक है जी, और ये जो जहाँ पे ये टकरा रहा है पॉइंट, ये एम है, मिड पॉइंट है ये, ठीक है जी। अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मैथमेटिकली भी मैं इसको लिख देता हूँ कि अगर मैथमेटिकली इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर टू ए बी, देन इफ़ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो क्या होगा, देन जो आपका ए एम विल बी इक्वल टू एम बी, यानी आपका एम जो है ना मिड पॉइंट बन जाएगा। इसका कन्वर्सली भी लिखते होते हैं ना, कन्वर्सली इसका यूँ बनेगा, उल्टा पढ़ना है इसको। कन्वर्सली इसका ये बनता है कि इफ़ ए एम इक्वल टू एम बी, वो आपको ये भी कर सकता है ना कि आपको वो कहेगा कि एक लाइन सेंटर से आ रही है और जो है ना वो उस कॉर्ड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, तो वो बताएं लाइन का उस कॉर्ड के साथ क्या एंगल है, वो परपेंडिकुलर होगी। तो ओ एम परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। तो दोनों तरह से इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत कम क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के आते होते हैं, इतने कुछ ज़्यादा नहीं हम देखे गए ओ लेवल सिलेबस में जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये सिलेबस में है प्रॉपर्टी और क्वेश्चन आ सकते हैं, आ भी जाते हैं अक्सर इसके। तो ये नहीं कि आते नहीं हैं, मैंने ये सिर्फ ये कहा कि कम आते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ये सर्कल है और इसके बाद इसके अंदर दो कॉर्ड्स हैं। लेट एक ये ए बी कॉर्ड है, मैं इसको नाम लिख देता हूँ ए बी कॉर्ड, और एक और कॉर्ड है आपके पास इस तरह से यूँ, ठीक है जी, ये सी डी कॉर्ड है, सी एन डी, और ये सेंटर है उस सर्कल का। तो ये रेडियस आ जाएगा आपके पास, और ये भी रेडियस है, सॉरी रेडियस गलती से कह दिया, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, उस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों कॉर्ड्स का। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल हैं,
तो दे विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। अब इसको कन्वर्सली कैसे पढ़ते हैं, इफ़ टू कॉर्ड्स आर इक्वल एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। यानी अगर वो, इसको मैं दोबारा बता दूं आपको, इसका मतलब ये है अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो सेंटर से उनका डिस्टेंस एक जैसा होगा, अगर कॉर्ड एक जैसे डिस्टेंस पे हैं तो वो आपस में इक्वल होंगे। दोनों कन्वर्सली भी इसका याद रखना पड़ता है। इसको मैथमेटिकली लिख देता हूँ मैं इसको कि इफ़ ए बी इक्वल टू आपके पास है सी डी के, तो ए बी सी डी के इक्वल है, देन क्या होगा आपके पास, ओ एम विल बी इक्वल टू ओ एन। इसका कन्वर्सली भी यहाँ पे लिख देता हूँ। दोनों तरह से प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। हो सकता है वो कॉर्ड आपको इक्वल दे दे तो यू शुड नो कि दोनों वो इक्वल डिस्टेंस से होंगे, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होंगे, या फिर वो आपको इक्वल डिस्टेंस खुद दे दे, वो आप कॉर्ड इक्वल होंगे। यानी इक्वल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे लाइन लगी होगी, ठीक है जी। और अब मैं लिखूँगा इसको कि इफ़ ओ एम इक्वल टू ओ एन है तो देन क्या होगा, कॉर्ड्स विल बी इक्वल। ए बी जो है ना वो सी डी के इक्वल आएगा। ये दोनों तरह से आपको प्रॉपर्टीज़ को याद करना पड़ेगा। ये दो प्रॉपर्टी हो गई हैं इसकी सर्कल की। तो मैंने आपको कहा था कि इनके कम क्वेश्चन देखे गए हैं दो प्रॉपर्टी के। आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम बात करेंगे सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में यूज़ होनी है वो सारी प्रॉपर्टी। इसका जो क्वेश्चन आता है उसमें मैं तकरीबन इन प्रॉपर्टीज़ में से कोई भी ऐसी नहीं है जो यूज़ ना होती हो, तो मैक्सिमम यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी वो है कि आपके पास एक एंगल बन रहा है सेंटर पे और एक आर्क है, वही आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है और वही आर्क आपकी सर्कमफ्रेंस पे एंगल बना रही है। तो सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो लेट ये ए बी से एंगल आपके पास बन रहा है यहाँ पे, और इसी ए बी से मैं इसकी ना डिफरेंट टाइप भी बना के दूंगा जिससे एग्जाम में आती है। अक्सर बच्चों को ये समझ नहीं आती इस प्रॉपर्टी की। तो इसी ए बी से ही एंगल बन रहा है ऊपर सेंटर सर्कमफ्रेंस के ऊपर, ठीक है। ये x होगा तो ये 2x होगा। सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उससे सेंट्रल एंगल डबल होगा अगर वो एक ही आर्क से आ रहे हैं या एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं। यहाँ से हम कॉर्ड भी हो सकता है यूँ, अगर लाइन ड्रॉ कर दें इधर, अगर लाइन हम ना भी ड्रॉ करें तो ज़रूरी नहीं कि कॉर्ड, हम आर्क भी कह सकते हैं। इसकी आर्क से भी एक जैसा होगा, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट टाइप मैंने अभी आपको कही थी कि मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल डिफरेंट। अब लेट ये ए बी पॉइंट है आपके पास, ठीक है जी, और ये ए बी आपके पास कॉर्ड है। नहीं, कॉर्ड मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आप ऐसे देख लें, आर्क से शायद समझ आ जाए क्योंकि उसमें कॉर्ड जनरली नहीं होता। तो ये देखें, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है यूँ, और ये x है और सेंटर से ये जा रही है लाइन, एक यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल 2x होगा। कैसे, मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ। ए से लाइन चली और इस पे आ गई बी पे, और फिर ए से ही लाइन चलती है सर्कमफ्रेंस पे टकरा के वापस बी पे आ जाती है, ठीक है जी। यानी ए बी से ही ये दोनों एंगल बन रहे हैं। ए से लाइन चल रही है सर्कमफ्रेंस पे टकरा के बी पे आ रही है, और एक ए से चल रही है लाइन सेंटर से टकरा के यहाँ पे आ रही है। जब इस तरह का कोई सीन होगा तो मतलब ये से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, एक ही आर्क से ए बी से, और एक से आपका उस पर सेंटर के ऊपर बन रहा है और एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है। तो सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो एक ये इस टाइप हो गई है इसकी। एक इस तरह से भी इस क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है कि लेट ये सेंटर है और ये आपका सेंट्रल एंगल आ गया, उस ए से ही यूँ चल के यहाँ पे आ जाएगी लाइन ये, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल एंगल है, तो इट विल बी 2x। सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ये x हो जाएगा। ये ए बी आर्क है, ए से लाइन चल रही है, बी पे जा रही है, सॉरी सर्कमफ्रेंस पे गई, बी पे आ गई। और मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ए से चली सर्कमफ्रेंस पे टकरा के बी पे आ गई, या ए से चली सेंटर पे टकरा के बी पे आ गई, ठीक है। तो एक बार सेंटर से टकरा के बी पे आ रही है, एक बार सर्कमफ्रेंस पे टकरा के बी पे आ रही है, तो सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ वन। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है? चौथी प्रॉपर्टी ये है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसमें सेंटर का कोई काम नहीं है। आपके पास आर्क है एक ए, ये पॉइंट बी है, और ये एक आर्क बन रही है ए बी, ठीक है। ए से एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब ये देखिए, यहाँ से अगर हम कॉर्ड ड्रॉ करते हैं ना, दो सेगमेंट बन जाते हैं। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया था, एक ये माइनर सेगमेंट है, एक ऊपर मेजर सेगमेंट है। तो एंगल इन सेम सेगमेंट का मतलब ये है कि ए से लाइन चली, इस सेगमेंट पे के सर्कल पे टकरा के यहाँ आ गई, फिर बी से चली और यहाँ से टकरा के यहाँ आ गई। बो टाई रूल भी कहते हैं इसको ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे,
अगर इसको दूसरी साइड से देखा जाए ना, इन दो पॉइंट से देखा जाए तो ये एंगल भी इक्वल बनते हैं। वैसे ये वाई तो ये भी वाई, ऐसे भी इक्वल बन सकते हैं। तो ये भी क्योंकि इस आर्क से बन रहे हैं, अगर इसका नाम कोई हम दे दें दो डिफरेंट पॉइंट को जहाँ पे ये जाकर टकरा रही है, ये दो पॉइंट है, ये भी एक ही आर्क बनती है, ये कॉर्ड बनता है ना, ये आर्क बना लो, ये कॉर्ड बना लो। तो यहाँ से चल के लाइन यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से चल के वापस वहीं जा रही है, तो ये मतलब ये भी इक्वल है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इस एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, अगर अब ये यूज़ करेंगे तो इसकी ज्योमेट्रिकल। अच्छा, आप ये क्वेश्चन में जो है ना, जो अब आने लगे हैं, जो 25 तक के क्वेश्चन आए हैं 2025 में, उसमें डिस्क्रिप्शन के साथ इनकी रीज़न भी मांगी है, सॉरी रीज़न भी मांगी है इसकी आंसर निकालने के साथ साथ ना, इसको डिस्क्राइब करना होता है, उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो क्योंकि मैं आपको अभी सारे ना लेटेस्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, इसमें हम बात करेंगे आगे जब हम पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये सारे एक ही सेगमेंट में आ रहे हैं और ये इक्वल होंगे। मैं आपको एक बार दोबारा हाईलाइट कर दूं, एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब क्या है कि ए से लाइन चली सर्कमफ्रेंस पे टकरा के बी पे आ गई, बी से चली सर्कमफ्रेंस पे टकरा के वापस ए पे आ गई। जब इस तरह का सीन बनेगा तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी लगेगी। मतलब ये भी इसी से बन रहा है, ए बी से, और ये भी ए बी से ही बन रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास बहुत आसान प्रॉपर्टी है, इसको समझना भी बहुत आसान है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि डायमीटर विल मेक 90 डिग्री एंगल विद सर्कमफ्रेंस। डायमीटर अगर होगा ना आपके पास, लेट वी हैव अ डायमीटर, ये सेंटर है ना, डायमीटर क्या होता है, सेंटर से लाइन पास हो रही है, वहाँ पे सेंटर ज़रूर होगा। आपको बताया जाएगा कि ओ इज़ सेंटर, ए बी इज़ डायमीटर। अक्सर डायमीटर तो वैसे ही लिखा होता है क्वेश्चन में, जब भी ये लिखा होगा ना, देखें क्वेश्चन के अंदर कोई अगर डिस्क्रिप्शन में कोई बात लिखी हुई है ना, अक्सर बोल्ड भी करके लिख देते हैं, तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, उसका यूज़ ज़रूर होगा उस क्वेश्चन में। अक्सर लिखा होता है ए बी इज़ डायमीटर, अगर उसने लिखा है ना, उसकी कोई ऐसे नहीं लिख दिया उसने, वजह होती है लिखने की, मतलब उसका यूज़ ज़रूर होगा डायमीटर का। जब भी वो क्वेश्चन में लिखेंगे ना ए बी इज़ डायमीटर या सी डी इज़ डायमीटर, कोई भी नाम लिखेगा, डायमीटर बताएगा आपको, इसका मतलब डायमीटर की ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी, 99% चांसेस होंगे इसमें। तो ये देखिए, डायमीटर विल मेक 90 डिग्री का मतलब डायमीटर के एक पॉइंट से लाइन चली, यहाँ टकराई और फिर दूसरे पॉइंट पे चली गई। ये डायमीटर जो है ना, मतलब 90 डिग्री अगर बनाएगा यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि लाइन जो है ना, मैं आपको किसी एक मिनट में यहाँ से दूसरे कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये देखें, इससे लाइन चल के यहाँ अभी डायमीटर से आ रही है ना लाइन, यहाँ से टकरा के फिर वापस सर्कमफ्रेंस पे चली जाए, ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। इस तरह भी हो सकता है ये कि वो यहाँ पे बना दे कि लाइन यहाँ से चल रही है और यहाँ आ रही है, डायमीटर के एक एंड से जाएगी लाइन, दूसरे एंड पे आ जाएगी। ठीक है जी, डायमीटर के एक एंड से चल के लाइन दूसरे एंड पे आएगी, यानी यहाँ से चली है लाइन, इस सर्कमफ्रेंस पे टकरा के वापस यहाँ आ गई, तो इसको कहते हैं डायमीटर एंगल बना रहा है। जैसे आर्क एंगल बनाएगी, मतलब आर्क के एक एंड से लाइन चलती है, सर्कमफ्रेंस पे टकरा के दूसरे एंड पे आ जाती है, ये आर्क से एंगल बना है, वो डायमीटर विल मेक 90 डिग्री एंगल विद सर्कमफ्रेंस। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई है। सिक्स्थ वन प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें को कहते हैं कि ऑपोजिट एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट आर इक्वल। एक तो ये होता है इसका नाम, और दूसरा जो है ना, इसकी जो प्रॉपर्टी का नाम है सिक्स्थ वन, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी है। इसमें ये होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स यानी कॉर्नर, चारों के चार आपके सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे, आपके सर्कमफ्रेंस नहीं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे। ठीक है जी। तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स जो है ना, यानी कॉर्नर पॉइंट जो है वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे, तो इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी जो है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जो जिस तरह सिंपल करके मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं होता, मर्ज करके दी होती हैं सारी लाइंस, वो आपने आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कौन सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, कहाँ पे डायमीटर एंगल कौन सा बना रहा है, बस ये आइडेंटिफाई करना होता है आपने ना, इसमें से ढूंढना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस जगह पे यूज़ हो रही है, कौन सी जगह पे कौन सी चीज़ निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो वो आप ना पहले उसको देखेंगे कि वो एंगल जो रिक्वायर्ड है बन कैसे रहा है, आर्क से बन रहा है, डायमीटर से बनता है, या कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है, ये आपने सारे अप्लाई करके देखने होते हैं जल्दी से ना। तो पहले इसकी काफ़ी सारी आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये सारे आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैंने क्या बताया, चारों कॉर्नर जो है ना वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर होंगे। और एक इस प्रॉपर्टी का असल जो नाम मैंने आपको बताया वो क्या है कि एंगल इन अपोजिट सेगमेंट, एक ये और एक ये। अगर मैं सी और ए को मिलाऊंगा ना, ए सी को, एक सेगमेंट आपका इस तरफ बनेगा। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको यूँ मिलाता हूँ ए और सी को, तो एक सेगमेंट तो आपका ये वाला बन गया और एक दूसरी साइड के वो बन गया आपके पास सेगमेंट, दो सेगमेंट बन रहे हैं। तो ऑपोजिट सेगमेंट में आ रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, ऑपोजिट सेगमेंट आमने सामने है बिल्कुल ना। एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री,
इक्वल नहीं है, सप्लीमेंट्री, सॉरी, ये आ जाएगा जी ए प्लस सी जो है ना, इसका क्या बनेगा, सम 180। ये सप्लीमेंट्री का मतलब पता होगा आपको कि सम जिनका 180 होता है। बी प्लस डी जो है वो भी 180। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपको वो ये एंगल देता है, ये 70 है, और आपको कहेगा वो एंगल फाइंड करें, अब डी एंगल फाइंड करें, तो मतलब इसको 180 में माइनस कर दें क्योंकि इनका सम 180 है, ये आपका 110 आएगा। ठीक है जी, इस तरह इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है। आप 180 में से गिवन एंगल को माइनस करेंगे, उसके सामने वाला ऑपोजिट वाला आ जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है जी, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ है इस प्रॉपर्टी का। क्या है ये, आपके पास इसमें टेंजेंट होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। एक ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, और मैं एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ यूँ। ठीक है जी, तो लेट ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एक यहाँ पे, यहाँ से टच करके जा रहा है, और ये मैं इधर टच करवा देता हूँ, यहाँ पे भी टच करके जा रही है ये लाइन को ना। तो दो टेंजेंट एक ही एक्सटर्नल पॉइंट पी से आ रहे हैं, दो टेंजेंट, और ये सेंटर ऑफ सर्कल है ओ। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी क्या है कि सबसे पहले ये होगा कि रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, रेडियस जो है ना टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस हम ड्रॉ करें जब भी पॉइंट परपेंडिकुलर पे, और असल प्रॉपर्टी का पूरी डिस्क्रिप्शन ये है कि रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जहाँ पे टेंजेंट बन रहा है उस पॉइंट पे अगर रेडियस ड्रॉ करेंगे ना, तो वो क्या होता है, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 एंगल बनाएंगे। तो इसके बाद ये देखें, इस तरफ भी देख लें, ये भी रेडियस ही है और टेंजेंट के साथ ये एंगल 90 बना रहा है। एक प्रॉपर्टी आपकी ये आ जाएगी, ये ए है, लेट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। मैथमेटिकली मैं इसको लिख देता हूँ कि ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी की और पी बी की लेंथ इक्वल होगी। मैं इस पर मार्क भी कर देता हूँ, ये ए पी और पी बी इक्वल है। इससे पहले मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई है कि ओ ए जो है ना, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट क्या है आपका, ए पी, ए ओ ए पी पे परपेंडिकुलर है। ओ बी जो है ना वो किस पे, ये भी रेडियस है ना, ओ बी परपेंडिकुलर है पी बी पे। तो ये आपकी वो प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं जिसमें जो ये शो करवाएंगे मैथमेटिकली कि रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है ना, लाइन जॉइनिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट, वो लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाएगी, दैट लाइन विल बाइसेक्ट द एंगल्स। मैं इस लाइन के बारे में और बता दूं आपको कि ओ पी जो है ना, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये एंगल अगर आपके पास 15 है तो ये भी 15 है, इक्वल है ये एंगल्स। ये एंगल जो भी होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इक्वल होंगे ये एंगल्स। ठीक है जी, इसका मतलब ये है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। एक मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ ट्राइंगल। अब ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो आपके पास ट्रायंगल है ना, यहाँ से लेके ये जो ट्रायंगल बन रही है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें जब राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और पाइथागोरस थ्योरम, ये तो कभी भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रही है, इनको नहीं भूलना आपने, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आप इसके सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब एक और प्रॉपर्टी इसमें अक्सर मैं बच्चों को बताता होता हूँ, वो क्या है आपके उन प्रॉपर्टीज़ में, ऑब्जेक्टिव्स में नहीं लिखी हुई है कि ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल और ये वाला जो पूरा एंगल है, ये 180 है। 180 क्यों है? क्योंकि आपके पास ओ ए, मैं आपको ये सारी दिखा देता हूँ कि ओ ए और ए से पी, पी से बी और बी से वापस ओ, ये क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री, उनमें से 90 ये निकल गया, 90 ये, तो इन दोनों का सम 180 ही बनता है। ये एक अंडरस्टूड सी बात है। तो वैसे आपने याद रखना कि इन दोनों का सम 180 है। ये कैसे हेल्प करेगा आपकी, लेट ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है उसने। वैसे मैं इसको दोबारा से कर दूं कि इक्वल एंगल शो करने के लिए, ये डबल वाले के इक्वल है, वो सिंगल वाले के इक्वल है। अच्छा, इस वाले के बाद मैं इसमें बात ये कर रहा था कि अगर ये पूरा एंगल आपके पास दिया हुआ 60 है, ठीक है जी, ये 60 लिख दिया, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, फिर ये 120 होगा। 180 में से माइनस कर देंगे। इन दोनों का सम ना, इन दोनों एंगल का सम भी आपस में 180 डिग्री होता है। ये भी आपने नहीं भूलना, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी सर्कल के बारे में। अब एक प्रॉपर्टी रह गई है, और इसमें ना इसमें वैसे इसके भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते होते हैं ना, और वेरिएंट 1 में तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते होते हैं। तो इसमें देखें, ये देखें, ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ये आपके पास सर्कल है, इसकी मैं क्या कौन सा नंबर है, 7 प्रॉपर्टी हो गई थी ना, यहाँ पे 8th प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको कि 8th प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि ये सर्कल है, और सर्कल के अंदर आपके पास एक कॉर्ड है, और जहाँ पे कॉर्ड टकरा रहा है वहीं पे एक टेंजेंट है।
इस तरह से। ठीक है जी, ये टेंजेंट है। मैं टेंजेंट दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। टेंजेंट, सॉरी, ये टेंजेंट है। तो कॉर्ड और टेंजेंट जो एंगल बनाएंगे ना इस तरफ, ठीक है, यही कॉर्ड ऑपोजिट सेगमेंट में जो बनाएगा, यानी इस सेगमेंट में तो ये एंगल बन गया, ऑपोजिट सेगमेंट में जो एंगल बनाएगा ये वाला, ये आपस में इक्वल होंगे। अगर ये आपके पास एक्स है ना एंगल, ये कॉर्ड और टेंजेंट का ये एंगल एक्स है, तो उसके ऊपर वाला एंगल जो ऑपोजिट सेगमेंट में बना है ये भी एक्स होगा, ये वाला। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह होती है। एंगल फॉर्म्ड बाय अ टेंजेंट विद कॉर्ड विल बी एंगल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड विद टेंजेंट विल बी इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम कॉर्ड एट सर्कमफ्रेंस, यानी ऑपोजिट सेगमेंट पे। ठीक है जी, ये एंगल सबटेंडेड बाय, हम कह सकते हैं सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड विद टेंजेंट विल बी इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट सर्कमफ्रेंस इन ऑपोजिट सेगमेंट, ये इक्वल होगा। इसी तरह मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये देखें, ये भी एक कॉर्ड है आपके पास। मैं इसको दोबारा से ग्रीन कर देता हूँ। ये कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड एंगल बना रहा है ये वाला इसके साथ, टेंजेंट के साथ। ये भी वही प्रॉपर्टी अब ये करेगा कि ये एंगल जो है कॉर्ड और टेंजेंट के दरमियान है। अब ये कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बना रहा है, ये इधर से यूँ, यानी मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि ये कॉर्ड यहाँ बना रहा है सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल ना, यहाँ से यूँ। ठीक है जी, तो ये एंगल और ये एंगल भी फिर आपस में इक्वल है। अगर वो वाई है तो ये एंगल भी आपका वाई है, इस तरह। तो ये प्रॉपर्टी भी अक्सर बच्चों के एग्ज़ाम में ये आ जाती होती है यूज़ करने के लिए, तो इसको भी आपने नहीं भूलना। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी आपकी सर्कल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। इसको सर्कल थ्योरम भी कहते हैं, या सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल भी कहते हैं, इसको सर्कल थ्योरम्स है वैसे ही है। ठीक है जी, नाउ विल डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, ये देखें वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आप इसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करें। इसमें कई चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें जैसे ए सी टेंजेंट है आपके पास और ये कुछ एंगल दिए हुए हैं आपको लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है एंगल डी ई जी। एंगल डी ई जी कौन सा एंगल है, पहले मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। एंगल डी से चलेंगे, ई पे आएंगे और जी की तरफ जाएंगे। इन दोनों लाइन के दरमियान जो एंगल बना है ये डी ई जी एंगल है। पहले तो एंगल का आइडेंटिफिकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। ये डी ई जी एंगल आ गया आपके पास। अब इसको फाइंड कैसे करना है। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कौन सी लग रही है, किस प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे। एक ये डी ई जी जो एंगल है ना, ये बन रहा है डी और जी से। अब डी और जी से आप चेक करें कोई और एंगल बन रहा है। हाँ जी, बन रहा है। ये भी आपके पास डी और जी से ही बन रहा है। ये देखें, डी से शुरू होकर लाइन जी पे आ रही है। ये कह सकते हैं कि जी से शुरू होकर डी पे आ रही है। इसमें भी यही है कि डी से शुरू होकर जी पे और जी से शुरू होकर डी पे, इस तरह है। ठीक है जी, तो ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट। तो आपका डी ई जी जो है ना वो 75 आएगा। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ 75। ये 75 है आपका, और इसका आंसर भी यहाँ लिख देते हैं 75 है। ठीक है जी, तो अगर इसकी रीज़न लिखनी है तो आप कहेंगे एंगल इन अ सेम सेगमेंट। आगे फाइंड करना है हमने एंगल डॉग, डी ओ जी। एंगल डॉग कौन सा है जी, डी ओ जी। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको भी। ये देखें, डी से ओ पे, ओ से जी पे, ये एंगल डी ओ जी है। ठीक है, तो ये एंगल डी ओ जी जो है ना ये सेंटर पे बन रहा है। अब डी जी से, डी और जी से बन रहा है ना ये एंगल ओ के ऊपर, डी जी से। डी ओ जी अगर लिखा हुआ है इसका मतलब इन दो पॉइंट से एंगल बन रहा है और बन रहा है ओ के ऊपर। अब ये बात याद, जिस तरह आपके पास वो डी ई जी था, तो डी ई जी का मतलब ये है कि डी पॉइंट और जी पॉइंट से एंगल बनता है, बन रहा है ई पॉइंट के ऊपर, दरमियान वाले पॉइंट पे बनता है एंगल। तो जो एंगल डी ओ सी है डी जी से बन रहा है, और डी जी से ही ये एंगल 75 ये वाला बना है। डी जी से ही ये एंगल आपका दूसरे वाला जो ये वाला है ये बना है, तो इनका डबल होगा। सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट सेंटर, तो उसका वो डबल होगा। 75 का डबल कितना आ जाएगा जी, 150 आ जाएगा। अगला एंगल हमने कौन सा फाइंड करना है, डी बी सी। डी बी सी कौन सा एंगल है, पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डी से चलते हैं, बी पे आएंगे, बी से चल के फिर सी पे चले जाएंगे। ये एंगल और एक एंगल बन रहा है कॉर्ड से और टेंजेंट से। अब लेकिन ये कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल नहीं बना रही, यानी इस कॉर्ड से चल के यहाँ आ रही हो, ऐसा कोई एंगल नहीं है हमारे पास। तो कोई और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगेगी, मतलब वो जो मैंने लास्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना वो वाली नहीं है कि एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड विद टेंजेंट विल बी इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट सर्कमफ्रेंस इन ऑपोजिट सेगमेंट। ये नहीं यूज़ होगा। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे फिर, क्या पॉसिबल है। अब ये देखें आपके पास जो है ना ये आपका जो बी डी एफ जी जो है ना ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके सारे कॉर्नर सर्कमफ्रेंस के ऊपर हैं। ठीक है जी, तो ये लगेगा आपका पास एंगल, ये प्रॉपर्टी लगेगी एंगल इन द सेम सेगमेंट, सॉरी एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट आर इक्वल।
ठीक है। अगर ये 75 है, इसको 180 में से माइनस करेंगे तो इसका ऑपोजिट वाला आ जाएगा, ये कितना आएगा आपके पास 105। ठीक है जी। अगर ये 105 है तो आप इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आपके पास जो रिक्वायर्ड एंगल है ये आ जाएगा, क्योंकि वो एंगल जो सेम लाइन पे है। तो आप 180 में से 150 को भी निकाल दें, 150 नहीं था, 105 को भी निकाल दें, और जो दूसरा दिया हुआ ना 48 इसको भी निकाल दें, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो इनका एंगल कितना बच जाएगा 27। DOG में हमने नहीं लिखा 150 यहाँ पे, हाँ जी। ठीक है जी। इस तरह से आपने सर्कल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ADB निकालना है। ADB के लिए क्या है, एक ADB एंगल कौन सा है, A से चल रहे हैं हम, D की तरफ जा रहे हैं, D से हम फिर B की तरफ, ये एंगल आपका ADB है। तो ये A और B से बन रहा है, इस A से और B से बन रहा है, और AB से ही ये 70 बनता है। तो सेंट्रल एंगल डबल होता है एंगल एट सर्कम्फ्रेंस, तो इसे मतलब ये 70 वाला जो डबल है तो इसका हाफ़ कर दें आप इसके ऊपर वाला एंगल आ जाएगा ये वाला। 75 का हाफ़ कितना होता है, 35, 75 कह दिए, 70 का हाफ़ 35 हो जाएगा। तो ये एंगल आपके पास 35 आ गया है। नाउ नेक्स्ट एंगल क्या हमने फाइंड करना है, BCD हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा एंगल है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। एंगल का नाम है BCD। B से चल रहे हैं हम, C पे जा रहे हैं, C से वापस D पे आ गए हैं, ये BCD है। अब आपके पास ABC एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रही है, ये भी याद रखें आप। लेकिन इसमें ये पूरा एंगल तो है ही नहीं। अगर ये पूरा एंगल आ जाता है, इसको हम माइनस करते हैं तो इसका ऑपोजिट वाला आ जाएगा, 180 में माइनस करेंगे। एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री, तो ये प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। तो ABCD आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कॉर्नर वर्टेक्स पे हैं। तो अब पहले ये एंगल निकालते हैं। अब ये देखें, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, रेडियस है ना, ये A भी रेडियस है, OB भी रेडियस है, तो ये रेडियस से इक्वल एंगल बनेंगे, रेडियस इक्वल है, इक्वल साइड इक्वल एंगल बनाती हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हम इनको लेट कर लेते हैं, ये भी x है तो ये भी x है। ठीक है जी। तो हम ये x की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करके 70 में से माइनस करेंगे, 70 को 180 में माइनस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 110 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा 55। तो ये आपके पास एंगल x वाला जो है ना 55 आ रहा है। ठीक है जी। या इन तीनों का सम 180 होता है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब जो है ना इन दोनों का कलेक्टिवली कितना सम बनता है, ओवरऑल इन दोनों का ये सम देख ले कितना बनता है, 25 और 55 का ये 80 बनता है। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80, ये पूरा एंगल 80 है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, तो आप 180 में से 80 माइनस कर दें, तो आपके पास जो एंगल बचेगा वो 100 बचेगा, BCD। ये एंगल आपके पास आ गया 100। तो इसका प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया और ये इसके आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है जी, हमने फाइंड करना है DAB, कंप्लीट द स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो DAB कौन सा एंगल है, वी विल हाईलाइट फर्स्ट एंगल, आइडेंटिफाई करेंगे, D से लेंगे A से B, डैब, ये DAB एंगल बनता है। ठीक है जी, ये DAB है। अब आपने ये देखना है कि DAB पे कौन सी प्रॉपर्टी, अब DB से कोई और एंगल नहीं बन रहा, कॉर्ड वाली नहीं लगेगी। अब आपके पास जो ABCD, ये ABCD जो है ना, ये देखिए आपके पास पूरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बन रही है जिसके वर्टेक्स जो है ना सर्कम्फ्रेंस के ऊपर है। तो आपका ये एंगल और इसका ऑपोजिट एंगल ये है, ये सप्लीमेंट्री है। तो हम क्या करेंगे, इनको 180 में से माइनस कर देते हैं, इनको नहीं, सिर्फ 58 को। तो 180 माइनस 58 कर दें, आंसर विल बी 122। और 122 की रीज़न क्या लिखनी है, देखिए यहाँ पे रीज़न मैंने आपको कहा था लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, और आपको पता लगेगा लेटेस्ट क्वेश्चन में जो है ना ये जो है रीज़न मांगी जा रही है, अब पिछले साल की ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो अब इसकी रीज़न क्या होगी कि बिकॉज में हम क्या लिखेंगे कि A एंड C आर सप्लीमेंट्री। ठीक है जी। या आप लिख दें एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री, एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री, इनका सम 180 होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर दी हमने, और ये एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री। DOC फाइंड करना है अब हमने। DOC कौन सा एंगल है, हम D से चलेंगे, O पे जाएंगे, सॉरी गलत चले गए, DOC, D से O पे, O से C पे। तो ये भी देखिए OD और OC आपके पास रेडियस है, ये लाइन लगा दी मैंने, इक्वल है मतलब ये, तो ये एंगल भी इक्वल है ये। ठीक है जी। तो x प्लस एक्स, और पहले ये देखें आप इसको 72 को माइनस कर दें,
सॉरी सप्लीमेंट्री सॉरी वो यूज़ नहीं होगा इसमें, साइक्लिक वाला यूज़, आइसोसेलेस वाला यूज़ नहीं होना। अब ये जो एंगल बन रहा है ना डी ओ सी, ये एंगल बन रहा है डी और सी से, और डी और सी से सर्कमफ्रेंस में भी एंगल बन रहा है ये वाला, तो सेंट्रल एंगल विल बी डबल, ये वो एंगल यूज़ होगा। 72 का डबल कर दे, ये वाला एंगल आ जाएगा आपका। एक ही पॉइंट, 2 पॉइंट से बन रहा है एक ही जगह से, जो डी बी है उससे 72 का डबल क्या बनता है, 72 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा ये, ठीक है जी। तो इट विल बी 144, ये 144 एंगल आपके पास आ गया है 144। इसके बाद क्या करना है हमने, बी सी ओ कौन सा एंगल है, हम बी से चलेंगे, सी पे आएंगे और फिर ओ पे जाएंगे, ये वाला एंगल। इसके लिए हम ये करेंगे 58 में से ये एंगल माइनस कर देंगे, जो 58 आपका एंगल है ना, 58 ये वाला एंगल है टोटल, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास उस वाली साइड बच जाएगी। तो पहले हम ये एंगल फाइंड करते हैं। अब हम यूज़ करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, हम इसको एक्स और एक्स लेट कर लेते हैं। लेट कर लें आप, ये भी एक्स है और ये भी आपके पास एक्स है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये भी 2 मार्क का है, जहाँ थोड़ा सा प्रोसेस रिक्वायर होता है उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, इक्वल टू 180, इससे आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा 36, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 58 में से 36 को माइनस कर दें, सॉरी यहाँ से गलती हो गई है, ये एंगल आपके पास 144 है और ये 2x बनेगा, 2x 36 के इक्वल आता है, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाता है जी 18, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो आप 58 में से 18 माइनस करेंगे तो एंगल बच जाएगा आपके पास ये 40, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन आपके पास क्या है, इसमें हमारे पास हमने फाइंड करना है x। हाँ जी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू होती है। अच्छा ये देखें, x के फाइंड करने के लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मैं पहले हाईलाइट कर दूँ। आप पहले B से आओगे O पे, O से C पे, OC और OB रेडियस है दोनों, ये दोनों लेंथ इक्वल है मतलब, तो इक्वल लेंथ से इक्वल एंगल बन रहा है, ये भी 20 है आपका एंगल ना, मैं यहाँ पे परमानेंटली लिख देता हूँ कि ये 20 है, वो 20 तो ये भी 20, क्योंकि ये रेडियस आर इक्वल। अगर ये 20 है तो अब हम ये करेंगे कि x प्लस 20 प्लस 120 जो इसका ऑपोजिट है, कैसे क्यों लिखा मैंने ये ऑपोजिट क्यों लिखा, इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180, ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि ये A B C D ये जो है ना, ये एक आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट सेगमेंट में आ रहे हैं और एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट आर सप्लीमेंट्री, इसलिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x विल बी इक्वल टू 180 माइनस 140, x इक्वल टू आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है जी। ये x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, y तो बहुत आसान है। y निकालने के लिए क्या होता है कि आप देखिए 20 और 20 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दें, ये एंगल आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा ये एंगल आपके पास 180 माइनस 40 आ जाएगा 140, ठीक है जी। 140 का हाफ ये एंगल है, क्योंकि ये B और C से बन रहा है ना, ये देखिए मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, B से लाइन चल के सेंटर पे आ रही है, फिर C पे जा रही है, यहीं B से चल के और सर्कमरेंस पे आ रही है और फिर उसी C पे जा रही है। B और C से सेंटर पे बनता है, B एंड C से ही एंगल सर्कमरेंस पे बनता है, तो y विल बी हाफ ऑफ द 40। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी लगी आपकी, सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट सर्कमरेंस, इट विल बी हाफ ऑफ 140, हाफ हो जाएगा और ये आंसर आ गया आपके पास 70। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, इसमें भी हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन क्या है, ये 36 है, बी क्यू जो है ना QP एक टेंजेंट है। अब हमारे पास टेंजेंट की प्रॉपर्टी, जब टेंजेंट दिया तो इसकी प्रॉपर्टी तो ज़रूर यूज़ होगी, टेंजेंट और रेडियस का जो एंगल है ना, ये रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री होता है, OB परपेंडिकुलर टू B QP टेंजेंट के ऊपर, यानी अब हम 90 O निकालने के लिए एंगल O, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं, तो एंगल O निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से हम ये ट्रायंगल यूज़ करें, मैं एक बार हाईलाइट कर दूँ, ये वाले ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं, ये वाले ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 हम पहले हाईलाइट कर चुके हैं। तो 36 को माइनस करते हैं इसमें से, 36 और 90 इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी 90 में से 36 माइनस करना है, तो ये आपके पास जो एंगल O बचता है ना वो 54 है, तो ये एंगल 54 बच गया आपके पास। 54 का हाफ बनता है आपका x, क्योंकि B और C से बन रहा है, मैं हाईलाइट फिर से करके दिखा दूँ आपको, B और C से बनता है एंगल सेंटर पे, B और C से ही बनता है एंगल सर्कमरेंस पे, तो इसका ये हाफ आएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 54 एंड x विल बी इक्वल टू 27, ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 देख ले क्या है इसमें भी। हमने एक्स ही फाइंड करना है, नहीं हमने एक्स फाइंड नहीं करना। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग एंगल्स, यानी जो एंगल आपको बताए हुए हैं उसके लिए हम एक्सप्रेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने देना है। ये देखें इसमें गिवन क्या है, मैंने आपको कहा था कुछ चीज़ें दी होती हैं उनको यूज़ ज़रूर होता है। ए बी टेंजेंट है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ होगी। बी डी इज़ डायमीटर की प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ होगी। उसने कहा ये ओ सी ए जो है ना ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको भी शायद यूज़ करना पड़े। जो क्वेश्चन में वो आपको बताएगा उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस ज़रूर होती है, उसका यूज़ ज़रूर होता है। तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा होता ना, आप कोशिश किया करें क्वेश्चन को बार बार पढ़ें। कोई एक पॉइंट ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं, आपके माइंड में वो पॉइंट नहीं है, हो सकता है बार बार रीडिंग से आपके माइंड में वो पॉइंट आ जाए और आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आप प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्ली यूज़ कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सी ओ बी कौन सा एंगल बनता है जी, सी से चलेंगे ओ पे और यहाँ से आएंगे बी पे, तो ये एंगल है सी ओ बी। ठीक है जी, सी ओ बी एंगल और ये बन रहा है सी और बी पॉइंट से, सी और बी पॉइंट से ही सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। अब ये मैंने ये वाली डायग्राम बना के भी दिखाई थी, जब आपको ये प्रॉपर्टी समझाई थी कि अक्सर ये सीन भी बन जाता है। तो ये देखें ये 2x आएगा, सिंपल इसकी एक्सप्रेशन बन गई है 2x। यहाँ पे मैं किसी और कलर से लिख देता हूँ, 2x आएगा, इसकी एक्सप्रेशन बन गई आपकी सिंपल 2x आ गया। इसके बाद क्या है, अगला एंगल कौन सा है आपका, ओ ए बी 2 मार्क का है, थोड़ा प्रोसेस रिक्वायर्ड होगा। ओ ए बी मैं आपको मार्क कर दूं कौन सा है, ओ से चलेंगे हम ए पे आएंगे, उसके बाद बी पे जाएंगे। ओ ए बी एंगल है। अब ओ बी भी टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने हाईलाइट भी किया था कि ए बी क्या है, टेंजेंट है। ये टेंजेंट है तो ये वाला एंगल परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये रेडियस है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई आपकी, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो आपके लिए आसान हो गया काम। ठीक है, तो अब देखें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल आपका 90 है, हमने ये एंगल फाइंड करना है। एंगल ए विल बी इक्वल टू, एंगल ए इट विल बी इक्वल टू, या इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ओ ए बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 2x। ठीक है जी, सेंट्रल एंगल 2x हमने अभी निकाला था, तो इसको माइनस करेंगे 90 माइनस 2x आ जाएगा, ये 90 माइनस 2x। तो ये इसका आंसर आ गया 90 माइनस 2x। सी बी ओ एंगल कौन सा है, सी से चलेंगे हम, कहाँ गया पॉइंट सी, ये रहा सी बी ओ, ये पॉइंट हमने निकालना है। वैसे इजी है इसको निकालना, यहाँ से भी आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने इस डायमीटर का यूज़ नहीं किया जो क्वेश्चन में लिखा हो, तो डायमीटर का यूज़ मतलब अब आएगा। बी डी एक डायमीटर है, बी डी डायमीटर, बी से लाइन चली सी पे टकरा के इधर चलेगी, मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। आई टोल्ड यू डायमीटर विल मेक 90 डिग्री एंगल, ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी। ठीक है, ये एंगल हमने निकालना है और हम क्या करेंगे कि इस एंगल को निकालने के लिए हम इसको कोई और लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, या इसका ओ बी सी या सी बी ओ नाम ही लिख देते हैं एज इट इज़। तो एंगल आपका जो सी बी ओ है, सी बी ओ, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, सी बी ओ एंगल इट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स बच जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये 90 हमने ये वाला जो है ना ये मार्क नहीं किया, ये 90 और वो x इसमें से 180 में माइनस कर दिया तो वो एंगल बच जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या चीज़ है, हमारे पास लिखा हुआ है बी सी डी आर पॉइंट ऑन सर्कल, सेंटर ओ ए सी एंड ए बी आर टेंजेंट टू द सर्कल, और बी ए सी 38 है। वर्कआउट ए बी सी सबसे पहले हमने फाइंड करना है। ए बी सी एंगल कौन सा है, हम ए से चलेंगे, लाइन बी पे जाएंगे और सी पे आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ए बी सी, ये ए बी सी है। टेंजेंट मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट एक ही सर्कल पे आ रहे होते हैं, तो टेंजेंट्स की लेंथ जो है ना वो इक्वल होती है, ये लेंथ इक्वल है। जब ये लेंथ इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल बन गई ना आपकी ए बी सी ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई है जिसमें ये एंगल इक्वल है आपस में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली। तो हम इसको कोई भी लेटर लेट कर लेंगे और इसको माइनस कर लेंगे। लेट इसका नाम ना मैं वाई लिख देता हूँ, ये वाई है तो ये भी वाई है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वाई प्लस आपका 38 इक्वल टू टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो वाई आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई विल बी इक्वल टू 71। ठीक है जी,
ये आपके पास ए बी सी 71 आ गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट बी ओ सी। बी ओ सी एंगल कौन सा है, मैं फिर से चेक करता हूँ। बी से ओ पे जा रहे हैं हम, ए पे सी पे आ रहे हैं, बी ओ सी ये एंगल। ये देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ये एंगल जो है ना, जब सर्कमरेंस से दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से आ रहे हो तो ये एंगल जो है ना सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम 180 होता है। अब ये वाली बात यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो आप इसमें क्या करेंगे 180 माइनस 38, ठीक है, ये आ जाएगा 142। इसके बाद फाइंड करना है मैंने बी डी सी। बी डी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, बी डी सी, मैं फिर से इसको दिखा दूँ आपको। बी से डी पे जा रहे हैं और फिर सी पे, सर्कमरेंस पे एंगल बन रहा है, तो ये या तो सेंट्रल एंगल का हाफ होगा या फिर कोई और तो एंगल बन नहीं रहा, यही बचती है प्रॉपर्टी। बी और सी से, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, बी और सी से बन रहा है आपका बी डी सी, बी और सी से बी ओ सी, जो अभी हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया है। जो ये वाला एंगल है ये कितना आया था आपका 142 आया था शायद, ठीक है। तो अब 142 का हाफ होगा वो, सेंट्रल एंगल विल बी डबल ऑफ द एंगल एट सर्कमरेंस। तो इसका हाफ हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बी हाफ ऑफ 142। तो 142 का हाफ क्या बनेगा 71। तो ये थे आपके सर्कल प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन। मैंने आपको कोशिश की है कि हर प्रॉपर्टी का कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए, और प्रॉपर्टी का यूज़ भी आपको बताया है किस तरह से करना है, कि होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे और एक क्वेश्चन को काफ़ी टाइम नहीं देंगे, उस पर सोचेंगे, ये नहीं कि आप जल्दी से हेल्प ले लें। अगर आपको नहीं आ रहा, आप उसको थोड़ा टाइम दें, उसके बारे में सोचें, प्रॉपर्टी सारी लगा के देखें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, फिर जाके आपको ये जो है ना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बाकी जो है ना आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन योर कॉन्सेप्ट। थैंक यू।